थैंक यू सो मच आप लोग आए। और आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले हम आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और पिछले कई सालों से मेरी फिल्में इत्तेफाक से क्रिसमस पे आ रही हैं, तो हम लोग भी हर दिवाली पे मिलते हैं, क्योंकि हर दिवाली पे मैं आप लोगों को अपनी फिल्म का ट्रेलर या टीज़र दिखाता हूँ। तो ये एक ऑलमोस्ट एक रिवाज हो गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हर दिवाली आप लोगों को मैं मिलता हूँ। आप इस फिल्म में 9 लुक्स हैं इनफैक्ट, तो आपको इसमें से कौन सा लुक पसंद है एंड व्हाई? लाइक मुझे कौन सा लुक पसंद है? एक्चुअली लुक तो एक ही है, लुक एक ही है, लेकिन कपड़े 9 हैं। कपड़े 8 हैं। कपड़े 8। तो लुक तो एक ही है, कैरेक्टर एक ही है। पर फिर भी इस लुक में आप जो अलग अलग मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ये व्हाई डू यू लाइक हेलमेट ऐसे ही दिखने में अच्छा लगता है। आपका 9 का गैस भी करेक्ट है, क्योंकि कपड़े 8 हैं और एक में नहीं है। पान रियल लाइफ में कितनी बार खाया और कितना अच्छा लगता है? वैसे तो पान मुझे आदत नहीं है पान की। मुझे पान वैसे जिंदगी में एक आध दफा मैं खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस फिल्म में मैंने इतने पान खाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो किरदार है वो पान का बहुत शौकीन है, तो पान बहुत खाता है। तो लिहाजा हर सीन के लिए मैं पान खाता हूँ। और हर सीन में दिन भर आप शूटिंग करते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग टेक्स होते हैं, तो एक दिन में करीब 50-60 पान में खा लेता था। हाँ, डेली ज्यादा खा लेते थे। ज़्यादा, हाँ, हो सकता है ज़्यादा, 100 के आसपास। दुकान लगती थी कि पान वाला के रोज पान वाला हमारे लिए सेट पे होता था। हर टेक में एक पान निकालते थे। अच्छा, वो जो एटीएम है वहां से पैसे निकाले हैं कभी या डाले हैं ब्रिज पे से? नहीं, मैंने तो कभी निकाले नहीं है रियल लाइफ में। आई थिंक राजू और अभिजात ने निकाले होंगे, तभी उन्होंने ये सीन लिखा है। आई थिंक सो। आई थिंक राजू और अभिजात की खासियत ये है कि वो एसेंशली हर फिल्म जो मैं देखता हूँ राजू की, उसमें वो कहानी का जो रस होता है वो बड़ा ड्रामेटिक होता है। जो बात वो कह रहे हैं बड़ी ड्रामेटिक बात कह रहे हैं, लेकिन उसको एक मजाकिया अंदाज में, एक ह्यूमर के साथ कहते हैं। तो इस फिल्म में भी आप वही पाएंगी। जो फिल्म का जो रस है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन स्टाइल जो है बोलने का, उसमें ह्यूमर का बड़ा इस्तेमाल किया गया। सो आई थिंक ये चीज़ें आप उसमें पाएंगी इस फिल्म में। आई होप। हैप्पी दिवाली सर आप सबको। सर, आपकी मूवीज़ में हमेशा मैसेज रहता है, तो ऑडियंस के लिए क्या इस मूवी में भी कोई मैसेज है? हाँ, यकीनन इसमें भी मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है एक्चुअली, लेकिन वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे बताऊँ आपको, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। ओके सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रोमो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लगातार नेशनल अवार्ड जीतने के बाद डू यू थिंक मोर प्रेशर फॉर यू? सच कहूँ तो यस। फिल्म के रिलीज का दौरान ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इतने वक्त से जुड़े रहते हो, तो अंत में लाइक मेरा अपेरेंटली जब 3 Idiots रिलीज हुई थी, वो बमन मुझसे आज तक जोक करता है, कहता कि 1 हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा था ये वाकई चल रही है ना, कि ऐसा ही इनिशियल कुछ है। तो टुवर्ड्स द रिलीज ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर तो फील करता है आदमी पर। साथ साथ ये भी कहूँगा कि हम जो फिल्म बनाना चाहते थे हमने वही बनाई है, दिल से बनाई है। और अब जब कंप्लीट हो गई हम देख रहे हैं, तो हमको लगता है जो करने निकले थे वो हमने किया है। जब आपकी फिल्म आती है तो यू नो देयर आर लाइक अदर बिग फिल्म आल्सो व्हिच आर लाइक आपके आसपास होती है, वही डेट होती है, पर दे गिव यू द वे एक्चुअली। कल हमने अजय देवगन ने भी कहा था कि अगर पीके आगे पीछे हो जाए तो वी वुड हैव रिलीज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो आप इस चीज़ को कितना मानते हो कि जब आपकी फिल्म आती है तो पीपल मेक अ वे? ऐसा होता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे। मुझे लगता है कि ये हर बड़ी फिल्म के साथ ऐसा होता होगा। जैसे सलमान की फिल्म आती है, या शाहरुख की आती है, अजय की आती है, ऋतिक की आती है, ये सारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो हम सब कोशिश करते हैं कि हम एक साथ ना आए। हमारी कोशिश, सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक दिन पे ना आए, ताकि जो ऑडियंसेस हैं वो बट ना जाएं। तो ये कॉमन बात है। तो हर एक्टर, हर फिल्म मेकर ये सोचता है। हम भी ये सोचते हैं, हम भी किसी के साथ टकराना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं कि मुझसे लोग भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों, 5 सालों में बल्कि मेरी फिल्में क्रिसमस पे आ रही हैं। शाहरुख की आमतौर पे दिवाली पे आती हैं।
तो दिवाली मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम उनकी फिल्म में हमारा ट्रेलर दिखा पाते हैं। तो इतने लाखों लोग जो उनकी फिल्म देखने आते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो हमारा ट्रेलर देखें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमें उनकी फिल्म से मदद मिलती है। आमिर को सबकी गलतियां सुधारने की आदत है, फितरत, तो क्या असल ज़िंदगी में भी आप ऐसा करते हैं? नहीं, असल ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। असल ज़िंदगी में मैं खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ, और वही हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। आमिर, हमने सुना है कि भोजपुरी भी कुछ बोली है इस फिल्म में आपने। इंटायरली पूरी फिल्म में मैंने भोजपुरी बोली है। हम चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बातें करें, आप भोजपुरी में कुछ सुनाए आप कुछ। भोजपुरी में एक्चुअली भोजपुरी ज़बान मैं खुद जानता नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ पूछिए भोजपुरी में, मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा का कुछ जरूरत पड़ी कि आमिर की पीके विदा की आपको ही नहीं आती नहीं, उसको तो आती है, उस सवाल सोच रहा है। सवाल सोच रहा है। ऐसा का कुछ जरूरत पड़े आमिर पीके विदा कि पूरा कपड़ा धपड़ा निकाल के रेडियो पहलन की जरूरत पड़े? वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया। कुछ तो बता दीजिए। वो आप पिक्चर में देखो। पिक्चर में देखो। वो हम नहीं बोल सके। ओके, अनुष्का, हाय, कैसी हैं आप? पहले तो जानना चाहूंगा आप। सुपर्ब, हैप्पी दिवाली कैसी रही पिछली 2, 3, 4, 5 दिनों की लाइफ आपकी? पिछली 2, 3, 4 दिनों की? जी बिल्कुल। तो काफी स्पेसिफिक सवाल है। बहुत बहुत बढ़िया, हर दिन अच्छा जा रहा है। कुछ हमने सुना कि बातें भी हुई आपके घर वालों से, कुछ आप समझ रहे मैं क्या? आमिर, और आप तो आमिर yes. मुझे भी पूछना ये सवाल। जी बिल्कुल, अब आप ही पूछ लीजिए फिर। नहीं, यस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से। फर्स्टली तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। आई एम हैप्पी कि जब पहली क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, अरे क्यों नहीं, पहले ये सवाल का जवाब मिलेगा हमको। हम सब जानना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म चेंज करो, लेकिन जवाब हमको चाहिए। चाहते हैं प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? अब चलिए मैं नाम लेता हूँ कि विराट आपकी फिल्म देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्टिंग से इम्प्रेस होंगे, तो हो सकता है कि प्यार उनके लिए आपका और बढ़ जाए। तो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? प्लेटफॉर्म तो है ना। अरे यार, तो अब कुछ बता। आई एम होपिंग कि पूरी दुनिया में जो लोग इस फिल्म को देखे, उसको देखने के बाद मेरे लिए उनके लिए प्यार बढ़ जाए। सो आई विल बी हैप्पी अगर सबका प्यार मेरे लिए बढ़े। आपका नाम क्या है? हाँ, अरुण कुमार। अरुण जी, ऐसा पर्सनल सवाल इतना मत पूछिए, अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ना? सारी दुनिया वाले जानना चाहते हैं, बिकॉज फैन है इनके। नहीं, मैं तो बहुत चीजें जानना चाहता हूँ आपके बारे में। पूछिए। मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ मैं। आप पूछ सकते हैं आप। It's an awesome teaser, and that made me more curious to watch the film. My question to Amir is like, there is a special way you are looking in the poster and in the teaser too. So how difficult for you to, enact that, with the broad eyes and. Yeah. Well, I have to say कि जो मैं 25 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ फिल्मों में, और 25 सालों में जो मुझे अलग अलग किरदार मिले हैं, जो चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, ये मेरा मानना है कि पिछले 25 सालों का जो काम है मेरा, वो एक तराजू में और पीके एक तराजू में। इतना टफ था ये रोल मेरे लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज़ प्रॉब्ली द टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर इन माई लाइफ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और फिल्म के अंदर मैं बहुत कम ब्लिंक करता हूँ, बल्कि ना के बराबर ब्लिंक करता हूँ। ये आइडिया एक्चुअली विनोद जी का था। जब हम किरदार के बारे में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, शुरू में शूटिंग शुरू होने से पहले, रिहर्सल्स के दौरान, स्क्रीन टेस्ट के दौरान, जब लुक भी फाइनल हो रहा था, तो उस वक्त सारी चीज़ें बैठ गई थी, लेकिन एक चीज़ कुछ बैठी नहीं थी, और हम लोग समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को वो एक चीज़ है जो क्लिक कर देगी। तो लकीली उस दिन विनोद जी आए थे महबूब, जहाँ पर हम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेक देखा और पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने बोला यार ये चीज़ तू दोबारा कर, लेकिन डोंट ब्लिंक। तो मैंने ट्राई किया, और फिर राजू और मुझे, विनोद को, हम सबको लगा कि हाँ यार ये सही, लास्ट जो कड़ी थी उस कैरेक्टर की वो भी बैठ गई। तो आई थिंक इट्स माई टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर, आई फील। सवाल ये है कि कई दिनों से ये सवाल है कि क्या आप एलियंस का रोल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हिरानी सर ने भी नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया कि क्या आप इसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब क्या मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं चाह रहा हूँ कि आप फिल्म देखें और फिल्म का मज़ा आप थिएटर में लें।
तो किरदार एक्चुअली क्या है मेरा वो आपको पता चलेगा। कई अफवाहें हैं। एक ये है कि मेरा कुछ डबल रोल है धूम 3 के तरह, 9 किरदार हैं मेरे, तो शायद 9 रोल हैं। एक अफवाह ये भी है कि मैं एलियन हूँ, और भी बहुत सारी। एक अफवाह है कि मैं दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है मेरी, इस किस्म का कैरेक्टर है। अलग अलग अफवाहें हैं, लेकिन वो आप जब फिल्म देखेंगी 19 दिसंबर को तो आपको पता लगेगा। नहीं, मैं भी यही कहूँगा कि आप ना जाने और फिल्म जिस दिन रिलीज हो फिल्म में देखे तो फिल्म एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होता है। हम पहले बता देंगे तो वो कहीं मजा किरकिरा कर देंगे। राजू जी, यहाँ इस फिल्म के आप एक प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो सेट के ऊपर आप पे डायरेक्टर हावी रहता था या प्रोड्यूसर? वो आप प्रोड्यूसर से ही पूछिए। नहीं विनोद जी, शूट पे No, I don't think you understood the question. He's saying कि इसमें तू प्रोड्यूसर भी है। वो अच्छा, वैसे I'm sorry, हाँ, sorry, तो sorry, एज अ हाँ। प्रोड्यूसर तू ज्यादा हावी था या एज अ डायरेक्टर तू ज्यादा हावी था अपने आप पर? नहीं, देखिए, हम फिल्म को तो अच्छे से बनाना चाहते हैं। अब वो फिल्म बनाने के लिए हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें कहीं पैसे बचाने हैं या हमें ये करना है। हमको फिल्म के लिए जो लगेगा वो हम करना चाहेंगे। इतना वक्त लगाया 5 साल के बाद, 3 Idiots 5 साल पहले रिलीज हुई थी, 5 साल के बाद रिलीज हो रही है। एक्चुअली राजू की फिल्म 5 साल के बाद आ रही है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर प्रोड्यूसर हावी होता तो 5 फिल्में बना लेता। आमिर, आपके और 3 Idiots में भी इनका चाहे नाम ना हो लेकिन ये प्रोड्यूसर ही थे। तो जो फिल्म बनती है, जो ये बनाते हैं, उनका क्या करते हैं सेट पे, क्या करते हैं। मुन्ना भाई MBBS से वो इन्हीं का सब जोखम उठाते हैं। तो ये टेक्निकली सब फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, या इनका नाम है। तो लेकिन कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल जैसा पहले काम करते थे वैसे ही करते। कि काफ़ी पिक्चर्स आपकी लीक हो गई थी 6-8 महीने जब शूटिंग चल रही थी, तो उन दिनों कैसा फील होता था? लाइक यार ये तो मैं छुपा के रखा था, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी? हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो क्या किया जाए? इसका कुछ उपाय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम जब इमेजेस हम खुद रिवील करना चाहते हैं, एक तरीका होता है, हम लोगों के सामने फिल्म पेश करते हैं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं रहा क्योंकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो लुक तो पहले शेड्यूल में लीक हो गई थी, वो जो घाघरा में जो मेरा शॉट है पहले शेड्यूल में आ गया था। एंड संजू बाबा भी फिल्म में हैं, तो बाबा शायद ये फिल्म ना देख पाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि रिलीज़ के दौरान बाबा ये फिल्म देख सकें? हमारे मन में तो ये बात है, और मैं बल्कि कल विनोद से कह भी रहा था कि हम अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग सभी के लिए वहाँ पर रख सकते हैं। शायद वो परमिशन दें ना दें, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ तो सकते हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो देखें। अनुष्का, अगर ऐसा पीके आपको मिले जो बिना खाए पिए इतने वर्षों तक या सालों तक रह सके, तो इससे आप क्या काम कराना चाहेंगे? एक तो एक अलादीन टाइप का ये बंदा हो गया आपके लिए। है ये आपने कैसे तय कर लिया? क्योंकि आप खाए पिए सूद आपने बोला ना, तो उसने कुछ मतलब बिना पिए उसने एक बूंद शराब के नहीं पी थी, वो कहा उन्होंने। शराब तो मतलब सही, सिर्फ शराब नहीं पीती, बाकी सब चीजें पीता है वो। चाय वाय पीता है, हर चीज पीता है। तो कुछ ऐसा अगर आपको पी के मिले असल जिंदगी में, तो क्या हेल्प या क्या उसके साथ वक्त बिताना चाहिए? हैंडीमैन थोड़ी ना है पी के जो मैं उसको से मदद लूंगी, काम कराऊंगी। आई डोंट नो व्हाट हाउ शुड आई यूज पीके? यूज पीके? ये हद हो गई, तुम लोग मुझे यूज करने की बात कर रहे हो। आई थिंक व्हाट ही मीन्स इज हाउ यू विल बी विद पीके। आपका बर्ताव कैसे होगा, आपका रिश्ता कैसे होगा पीके के साथ? आई थिंक जैसा फिल्म में ही है, एक दोस्त है, जैसे हमने अभी दिखाया भी आपको ट्रेलर में, मैंने बोला कि मेरा दोस्त है, दिल के बहुत करीब है, बिकॉज एक अच्छी दोस्ती है मेरे कैरेक्टर और पीके के बीच में। तो वैसे ही इज़ वेरी इजी टू बी फ्रेंड्स विद, वेरी वेरी एफेबल। विनोद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और आपकी फिल्म रिलीज होने वाली हो, तो वो 3 शब्द काफी मायने रखते हैं। अगर आप आज फिर से बोल दें तो क्या पता ये भी 200-250 करोड़ के ऊपर चली। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे तो माइक ही नहीं दे रहा था मेरे। आप बोल दो सर, फिर आगे हम लोग। ये माइक मुझे दे, या आप समझिए कि वो अब हो गया वो। हाय अनुष्का। पर ये फिल्म बगैर शटअप किए वहीं जाएगी जहाँ 3 Idiots गई थी, होपफुली। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज जब हम लोग ट्रायल्स कर रहे थे फिल्म के लिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक सेट करने के लिए, तो तब सर वाज लाइक वेरी कन्विंस्ड ही वांट्स टू मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट इन द मूवी। और हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करे, बहुत सारे विग्स एंड बहुत सारे लुक्स, चश्मे पहने या नहीं, ऑल दैट, एंड देन फाइनली व्हेन दिस लुक वर्कड आउट, सो आई मीन वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। एंड अब
आप लोग सबने देखा है और मुझे बहुत सी लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे आपकी तरह बाल कटाने हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सो मेक्स मी वेरी हैप्पी कि हम कुछ अलग करना चाहते थे और वही लोगों को दिखा है और लोगों को पसंद आ रहा है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारे टाइटल जैसे पीके है, पीकू है, रॉय है या NS10 अभी अनुष्का की, तो ये जो शीर्षक में बदलाव आ रहा है इसको आप किस तरह से लेते हैं? जैसे पहले आपकी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक या राजा हिंदुस्तानी, उस तरह के टाइटल होते थे, लेकिन अब एक थोड़ा एक बदलाव आया है, अबूझ किस्म के टाइटल आ रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा नहीं, आई थिंक टाइटल तो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे, स्क्रिप्ट पे। इधर जो लगातार इस तरह के आ रहे हैं वो तो मालूम है डिपेंड होता है। पता नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं है सर। मेरी तो फिल्म में जैसे अभी तारे ज़मीं पर, वो भी लंबा टाइटल था। सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। मेरी फिल्मों में तो ऐसा कुछ, या मैं ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देख पाता हूँ इसमें। आई थिंक वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है मेरे हिसाब से। And you're working with Aamir now. Any two similarities and differences would you like to tell us, share with us, Aamir or Shah Rukh mein? They're both very unique. I find these questions damn weird. Talking about, Aamir is Aamir and Shah Rukh is Shah Rukh. They both have their style of working, how they are as people. I think एक common factor ये है कि बहुत ही ज़्यादा I would say, I would feel very inspired because उन्होंने इतने इतने सारे साल काम किया है, and it just becomes easier to work with them because they kind of make you feel at ease. So I think that's the common thing. Otherwise, they're both very, very unique, and it's so great that they're so unique because we have both of them then. जवाब कुछ दिया नहीं अभी तक उन्होंने। मैं वेट कर रहा हूँ कौन सी दो क्वालिटीज मैडम ने पूछा है जो सिमिलर है और जो अलग है। इसमें बड़ी क्या बात है, बोल दो जो अलग है और जो I haven't thought about it. अभी मैं सेट पे बैठ के सोच रही हूँ कौन सी सिमिलर है, कौन सी सरनेम सिमिलर है। या सरनेम, हाँ, I don't know. और एक सिमिलरिटी हम लोग दोनों बैंड्रा में रहते हैं। हाँ वो भी। Warning. What would you have to say about that? What's your take? I feel that within the film, within the creative of the film, there should be nothing written, whether it's smoking, drinking. Within the creative of the film, nothing should be written. I'm also of the opinion that we must not encourage drinking and smoking. In fact, we should discourage our young children from smoking and drinking. But I don't think the solution is spoiling the creative of a film. I don't think that is the solution. From both point of views, it's not fair in terms of freedom of speech for the creative people, and it's not fair for the consumer who's paying for the ticket. In the creative space, he should not be disturbed in any way. That is why I feel that. We can do a lot of messaging which is very positive just before the film starts, just after the film also, and there are many examples of that. I don't think, because in the creative field, then you should say that हम धूम 3 में हमने बैंक चोरी किया है, तो वो भी आना चाहिए। बैंक चोरी करना अच्छी बात नहीं है, वो भी लिख दो फिर। तो हर जो बुरा काम आप फिल्म में दिखाते हो, फिर वहां पे लिखो कि यार ये किसी को थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, वो भी लिख दो। You see, so I don't think that is the correct way of going about it. Films are stories in which we show good and bad, and often it's a fight between the good and evil. So everything that is not good for society sometimes is shown in the films. We can't have start having messaging that this is not good, for people to do. There are other ways of conveying that. Raju ji? And if anything, it, I think, attracts more attention. It has a reverse effect. When you see no smoking and don't like that, it actually makes the young feel more rebellious. And it's bringing that more to your attention than taking it away from you. So it's actually counterproductive. Is there any plan to launch a full-fledged trailer before the release? I think Raju is working on one, so let's see how that goes. Have you decided on any date? See, now we'll start coming up with the songs. We'll have 4 or 5 song promos coming in. And towards closer to the release, we're still trying to make one. We'll obviously have some dialogue promos, and if we can make one big trailer, we'll make one trailer. राजू जी, इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने का टेंशन कितना था? 200 के क्लब में इनको शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। वो तो क्या इनॉग्रेशन मेंबर वही है। उन्होंने तो शुरू किया क्लब।
पेट्रन जो बोलते हैं ना, पेट्रन तो वही है, उनको क्या टेंशन होगी। फाउंडर मेंबर। हाँ, फाउंडर मेंबर। आमिर, सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दिवाली की। थैंक यू। और मैं 2 सवाल करूंगा आपसे। पहला सवाल ये है कि जब आप इस तरीके के कैरेक्टर निभाते हैं स्क्रीन पर, दिमाग में क्या चलता है, क्या कहाँ से इंस्पिरेशन आती है आपको? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा, पीके से इस कैरेक्टर से खुद को कैसे रिलेट करेंगे? ओह, मैं कैसे जवाब दूं उसका बगैर आपको कहानी बताए? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि जब आप इस तरीके के किरदार निभाते हैं तो दिमाग में क्या चलता है, इंस्पिरेशन कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती? इंस्पिरेशन मुझे ज्यादातर स्क्रिप्ट से मिलती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उसके अंदर से आपको किरदार के बारे में अनेक चीजें मिल सकती हैं। तो माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एनी कैरेक्टर दैट आई प्ले इज फ्रॉम द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। कहानी से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जब कहानी मेरे दिल को छूती है तो उससे मेरे मन में हलचल होती है और चीज़ें उसमें से निकलती हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैंने कहाँ से और इंस्पिरेशन पाई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो गजनी के लिए आपने बहुत यूनिकली ये किया था। उसके बाद में 3 इडियट्स के लिए भी बहुत हटके तरह से आपने फिल्म को प्रमोट किया था। इस फिल्म के लिए भी कुछ ऐसा करने वाले हैं आप, या कंटेंट ही इस फिल्म की बैकबोन है, इसको लेके आगे? कंटेंट इस फिल्म की बैकबोन डेफिनेटली है। एक्चुअली हमेशा कंटेंट ही रही है, लेकिन इस फिल्म में खास तौर से कंटेंट बैकबोन है। और इस फिल्म में हमारे जो पोस्टर्स इमेजेस हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए लिहाजा हमने जो फर्स्ट इमेज हमने रिलीज़ किया वो टीज़र नहीं था, वो एक्चुअली पोस्टर था। और हमने अभी तक 3-4 पोस्टर हम निकाल चुके हैं और भी आगे हम पोस्टर्स निकालेंगे। तो पोस्टर पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जो प्रिंट मीडियम होता है। आमिर, क्या इस बार हम कुछ वैसा देखेंगे जैसा कि गजनी के वक्त हुआ था कि हम रब ने बना दी जोड़ी देखने गए थे, लेकिन गजनी स्टाइल में लोग नजर आते थे सिनेमा हॉल में? तो इस बार दिवाली पर सब दिवाली पर क्या ये हैप्पी न्यू ईयर? सबके कान बाहर निकाल देंगे, सब जितने अशर्स हैं सबके कान बाहर निकल रहे हैं। काश आप मुझे पहले बोल देते, हम लोग कर लेते यार। और कोई ब्लिंक नहीं करेगा, ये तो पहले बताना चाहिए था यार, ये लास्ट मिनट में क्या करें अभी। नहीं, कल हमारे यहाँ ट्रेलर हर थिएटर में बस ट्रेलर हमारा दिखेगा। यानी हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर। Salman has nominated you for the Swachh Bharat Abhiyan. Okay. I would want to know, would you be accepting it? One, and course, would you be nominating? Who would you be nominating further? 9 people you are supposed to nominate. Well, actually, I have spoken to more than 100 people about it. I mean, I may not have officially nominated someone publicly, but I don't think you need to do it publicly. You can do it even privately. You can just tell people around you that this is something that's extremely important to us as a society, us as a nation. And this is something that I have been following since I have been a child. I don't throw anything, I don't litter, I don't... So these are things that I've been following. In fact, our office in Bandra, AKP office is waste-free office. We convert all the wet waste into khad. So I've been conscious of this for a very long time. And who would you be nominating? I've already nominated some 100 people. Whoever I meet, I tell them that, this is something that you have to do. I start educating them about solid and liquid waste management, and giving them the basics of what waste management really is all about. So I've been doing that all along. हाजू सर, इस फिल्म की कहानी का आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ था? और दूसरा, आप इतने स्लो हैं कि पंचवर्षीय योजना में यकीन रखते हैं? देखिए, आइडिया तो मैं नहीं बता सकता, पर जब 3 इडियट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी, एक वक्त आ जाता है जब 1 महीना पहले लगने लगता है हो गई फिल्म, अब आप दूसरी फिल्मों की तरफ ध्यान आपका जाना शुरू होता है। तो मैं और अभिजात वॉक ले रहे थे, मुझे याद है हमने कहा चलो कहीं दूर चलते, बोरीवली नेशनल पार्क चल गए हम सुबह सुबह एक वॉक लेने, और वहां पे इस फिल्म का आइडिया आया। और उसके बाद बात करते रहे, कुछ महीनों तक बात करते रहे, अभिजात चले गए, फिर वो अमेरिका से मुझे फोन करते थे ऐसा करेंगे। तो एक थीमेटिक एक चीज थी, उसको लेके लगा कि इसके इर्द गिर्द कुछ एक फिल्म बनानी चाहिए, और वहां से ये जर्मिनेट होकर शुरू हुआ। और 5 साल देखिए, ऐसा है कि कुछ स्क्रिप्टें हैं जो जल्दी लिख जाती हैं, कुछ में वक्त लगता है। तो ये ऐसी स्क्रिप्ट थी, थोड़ी कठिन स्क्रिप्ट थी, बड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एंटरटेनिंग वे में कहने की कोशिश है, तो इस फिल्म में वक्त लगा। अब कोशिश यही करेंगे कि आगे जरा
जल्दी जल्दी बनाए पंचवर्षीय योजना ना हो। आमिर का किरदार भोजपुरी बोलता है, लेकिन बैकड्रॉप में लद्दाख दिख रहा है हमें, या मतलब नहीं, वो लद्दाख नहीं है, वो जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं वो राजस्थान है एक्चुअली। वो जो पहला इमेज है वो राजस्थान का इमेज है। फिल्म राजस्थान में और दिल्ली में, ये 2 एरिया में, और थोड़ा सा यूरोप में, इन 3 लोकेशंस पे सेट है प्राइमरली इसका जो कहानी है। तो आप देखिए, अभी आपको कहीं मिसमैच नहीं लगेगा। और सुशांत को क्यों नहीं आप लोग मतलब ला रहे हैं बोर्ड पे, मतलब ड्यूरिंग प्रमोशन? और लव का एंगल, मतलब अनुष्का का, अरे उनके किरदार, आपको कैसे पता लव का एंगल उधर है? आपको क्यों लगता है कि हम लोग को लव नहीं हो सकता है? हाँ? नहीं, सुशांत आने वाले थे आज, फिर उनका कल ही मुझे शाम को मैसेज आया कि उनके दिल्ली में उनकी फैमिली आई हुई है बाहर से, एंड ही वांटेड टू, वो कुछ ही वक्त के लिए हैं, तो उन्होंने रात को मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो वो चले गए। आने वाले जो इवेंट्स होंगे उसमें सुशांत भी आप मिलेंगे आप उनसे। Question for Amir primarily, and also Raju sir and Vidhu sir. You know, usually when we see trailers of movies, teasers of movies, the conflict in the movie is pretty much laid out. You know, but intrigue seems to be like a USP, if I can say, of PK this time. People were asking you about the marketing strategies, but this seems to be like the most vital marketing strategy, so as to say, you know, from you guys. What do you have to say about Yeah, I think you've actually hit the nail on the head. So we want to create intrigue about what the film is about and what the story is, and so that is why, you know, everything that is being designed is being designed around that. So which is why the main hook, as you rightly pointed out, is not there in the teaser. So yeah, it is about intrigue. यानी आमिर, अभी तक एक बहुत सारे बीच में श्वेता, अभी आपने कहा कि बहुत सारे गेसेस चल रहे हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, एलियन है, पीता है, पियक्कड़ है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। इसमें एक तो क्लियर हो गया टीजर देख के कि वो पीता नहीं है। नहीं, हो सकता है अनुष्का झूठ कर रही हो। हाँ, बड़ी झूठी है अनुष्का। क्या बात कर रहे हैं? ये भी इनके सामने नहीं पीते हूँ, कोने में पीछे जाके। कैसे जो चल रहे हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स की तरह मैं भी चुपके पीता हूँ। Specifically to you, Modi ji is celebrating Diwali, not celebrating, he's visiting Kashmir, which is hit by flood, and he's sort of spending his Diwali meeting a lot of flood victims. We're celebrating here. Anything that you would like to say about this initiative that I think that's a very good gesture. It's a very sensitive gesture on his part. And all of us at this point of time, whether it's Kashmir or even Assam, where the floods have hit equally badly, all of us need to step forward and help both these states. And I would urge people to donate generously to the people of Kashmir and to Assam. You can donate to the Prime Minister's Relief Fund. The film industry has done a show, which I was also part of a few days ago. I think it will come in the next few days. So each one of us has to contribute towards building those lives back again. आपकी कहानी कहने का स्टाइल जो मतलब इसमें पीके में दिख रहा है हम लोगों को, वो मतलब सेम वैसा ही जैसे हमें इडियट्स में देखने को मिला था कि आपके मेन किरदार की कहानी कोई और कह रहा होता है। तो ये एक सिग्नेचर टोन बन चुका है आपका कि इसी तरीके से आपके किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नहीं, आप अगर मुन्ना भाई की फिल्में देखें तो उसमें ऐसा कोई अप्रोच नहीं था। जी हाँ, 3 इडियट्स में करेक्ट एक दोस्त था जो अपने दूसरे दोस्त की कहानी बता रहा था, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड अप्रोच, हर कहानी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और वॉइस ओवर से थोड़ा कई बार एडवांटेज ये होता है कि कई सारी बातें कुछ कम शब्दों में आदमी कह के आगे निकल सकता है। जब कहानी काफी कुछ कहना चाहती है तो एक वॉइस ओवर इज इंटरेस्टिंग, पर कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूट नहीं है कि हमेशा हम उस चीज को फॉलो करेंगे। और हर कहानी, जैसा वो इंट्रीग की बात कर रही थी, हर कहानी जो है उसका अपना तरीका होता है लोगों तक पहुंचाने का। तो जरूरी नहीं कि हर बार अभिजात और राजू ऐसी कहानी लिखें कि वो दोस्ती सुनाएगा या, तो ये कहानी पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। सर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि सलमान ने बिग बॉस में हैट लगा के आपकी फिल्म का प्रमोशन किया। ट्रांजिस्टर भेज रहा हूं मैं उनके पास। आप क्या चाहेंगे? ट्रांजिस्टर भेज रहा हूं मैं सलमान के पास। सिर्फ एक अवतार में चाहेंगे या फिर आपकी नहीं, मैं एक ही अवतार में चाहूंगा। मैं तो एक ही अवतार में चाहूंगा।
एंड सर सेकंड थिंग कि आज दिवाली है जी। तो हम चाहेंगे कि अगर आप फुलझड़ी जला के थोड़ा सा मीडिया के यहाँ? सामने दिवाली नहीं या यहाँ तो अलाउड नहीं after भाई, press फायर conference हैजर्ड नीचे नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। सलमान में कौन सा लुक, सभी लुक सूट करेंगे सलमान पे। ट्रांजिस्टर वाला ट्रांजिस्टर वाला लुक जो है वो जाहिर है सलमान पे बहुत ही जचेगा। Amir sir. आई थिंक द ट्रांजिस्टर विल सूट हिम अ लॉट। So did you use any strategy like which helped you to keep your eyes open? No, I should just look at Anushka. No need to blink after that. And what was most challenging? Lost in her eyes. What was most challenging? You said this is one of the most challenging roles. Like what was it? You know about the that character? you'll have to see the film for that. Because there are a lot of things that I would love to talk about. Okay. But you know those I can only talk about after the film. कैरेक्टर पीके का पूरा नाम क्या है सर? कहाँ से आया ये सवाल? हाँ अच्छा, ये भी एक सस्पेंस है क्योंकि इंट्रीग। इंडिया में बहुत लोग हैं जिनका नाम पीके होगा। एक्चुअली सब जानना चाहेंगे कि क्या वो रिलेट करता है उनके नाम से। तो नहीं, तो वो सस्पेंस फिल्म के अंदर ही खुलने वाला। पीके में हाँ सॉरी। तो सबसे अच्छा सवाल आपने पीके से क्या पूछा? जो खबर निकाली आपने पीके से क्या निकाली? I don't know. मैंने सोचा नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। Why don't you blink? That's what she was asking him when he wasn't blinking. सर आप पूरे सस्पेंस को खत्म कर दे। नहीं सर, कुछ तो जवाब हम भी दे दे। हमने आप पूछते नहीं कुछ तो हम बीच में कुछ बोल देते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं माइक हाथ में, भैया हमारी भी सुन लो। नहीं वो बोल दिया। सर अभी कुछ तो भेद खोल दीजिए, क्या सब भेद छिपा रहे हैं? नहीं बस वो ब्लिंक ही है, आप बताइए। I'm like the weak link. Like मुझसे पूछे जा रहे हैं, I'm like the weak link. मैं ही बता दूंगी 100%. इससे पूछते हैं कुछ निकल जाएगा बाहर। तभी हम प्रोटेक्ट ये टीम बहुत सही है, ये इससे निकल सकता है। नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या जब मैं आपको सच बताऊं तो अगर मुझे पीके की कहानी सुनने से पहले अगर मुझे कोई कहता कि आप बगैर कपड़े ट्रांजिस्टर पकड़े कोई फोटो या सीन कर सकते हो, तो मैं कहता कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि जाहिर है हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है, हम शर्माते हैं, तो मेरी भी कैफियत ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और इतनी मुझे पसंद आई इस कहानी और इतना नेचुरल है, हर चीज़ इतना नेचुरल है कि जब इस सीन की शूटिंग हुई तो मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं और मैं बड़ा कंफर्टेबल था। तो किसी भी फोटो में मुझे तकलीफ नहीं हुई। हाँ मज़ा क्या करना, मज़ा तो मुझे आता है परफॉर्म करने से, कॉस्ट्यूम से थोड़ी मज़ा आता है हम लोगों को। मज़ा तो कैरेक्टर निभाने में आता है। परफॉर्म तो पूरे फिल्म में वो मेरा किरदार जो अलग अलग 9 किरदार हैं वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए। वेल यू नो आई अंडरस्टैंड कि जो पोस्टर है वो उसमें बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है, कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है। कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है, ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाजा होगा।
हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की जरूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की है वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है। हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील? यू नो, जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता है कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो मैं शायद सोचता कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। दैट वुड बी माई फर्स्ट रिएक्शन। जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई। आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है। दैट इज नेचर। तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है, वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। पहले हमेशा चुपचाप से रहने वाले आमिर आज 3 साल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? 3 साल नहीं, इसको ज्यादा साल हो गए। आई थिंक ज्यादा साल हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किरण जी की वजह से है। उनका जो इन्फ्लुएंस है मुझ पर, वो बड़ी ब्राइट किस्म की है, उनकी जो एनर्जी है बहुत ब्राइट है, तो मुझ में भी एक बदलाव आया। कहा जाता है कि आप थोड़े प्रैंक्स प्ले करते हो हीरोइंस के ऊपर, यू पुल देयर लेग, तो बताइए अनुष्का के ऊपर कोई प्रैंक प्ले किया या अनुष्का बताएगी कुछ किया हो? मैंने कौन सा प्रैंक प्ले किया? मैं आई वाज टोटली वेल बिहेव्ड, मैंने एक भी प्रैंक प्ले नहीं किया। झूठ झूठ सब झूठ। तो अनुष्का टेल मी, क्या थे फन मोमेंट्स, क्या थे आमिर के साथ? हाँ, एक इंसिडेंट है। हमें किसी एक पार्टी के लिए बुलाया गया था किसी शख्स ने, तो आमिर को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। तो हमारा नाइट शूट चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे क्या आज रात को पार्टी के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैं अपने घर चली गई शूटिंग के बाद। अगले दिन आमिर सेट पे आते हैं, मेरे को देखते हैं बैठे हुए, बोलते हैं अरे यू डिडंट कम देयर लास्ट नाइट? आई सेड कम वेयर? ही इज लाइक एट द पार्टी। मैंने तो बोला भी उसको कि तेरा पैकअप मुझसे 20 मिनट पहले हो गया था। So I want to kill him at that time. Yeah, he can be. I know the thing is that he just does it with such a straight face that you don't know whether ये joke crack कर रहे हैं या ये seriously आपको कुछ बोल रहे हैं. So it keeps you on your toes, you know. I used to keep looking at sir और अभिजात की, मेरे को बताओ expression से कि ये क्या है, ये joke है या ये serious है, समझाओ जरा मुझे. Actually जो और भी better pranks है वो बता नहीं रही हैं अभी इस वक्त, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियां बनती हैं, और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं। मैंने भी फिल्म की गजनी, जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं। आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज रियली कमिंग अप विद अनयूजुअल स्टफ, एंड दैट्स वंडरफुल टू सी दैट। मैं तो इस वक्त मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं साउथ के, जैसे आपने नाम लिया राजमौली जी का, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। उनके साथ मैं जरूर, जब भी कभी मौका मिले, मैं जरूर काम करना चाहूंगा उनके साथ। ही इज अ रियली फाइन डायरेक्टर। I think you have the unique distinction that Three Idiots, it did 202 crores when none of the films came remotely close to it for 3.5 years, and Dhoom 3 is the biggest hit right now. Now, how do you look at it? And I think you've recently also said that maybe there should be a organization like Rent Track in India, that one body that just... I feel it's silly, you know. I just feel it's silly कि मेरे कलेक्शन 10 रुपए है, मैं बोलता हूँ 15 रुपए है। अजीब बात है। मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ये जो चलन है, चाइल्डिश, मेरे को चाइल्डिश लगता है मुझे। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब रेंट ट्रैक जैसी कंपनी आए। जैसे अमेरिका में रेंट ट्रैक जो है वो आपको एक्यूरेट फिगर्स देती है, वो थर्ड पार्टी है और वो अपने फिगर्स वेबसाइट पे डालती है। आई होप कि इंडिया में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। विनोद इस वक्त बात कर रहा है एग्जिबिटर्स के साथ, रेंट ट्रैक के साथ, तो आई होप कि ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको फिगर्स के बारे में सोचना भी थोड़ा बंद करना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान अगर फिगर को सामने रख के फिल्म बनाता है या फिल्म चुनता है, तो जो चॉइस ऑफ फिल्म हो जाती है, किस किस्म की फिल्म आप बना सकते हैं, जिसका पोटेंशियल होगा ब्लॉकबस्टर बनने का, तो उसका वो बहुत नैरो पाथ हो जाता है। आप फिर अलग अलग, हम
क्रिएटिव इंसान को कभी फिगर के बारे में नहीं सोचना चाहिए. क्रिएटिव इंसानों को सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को क्या, मेरा दिल क्या चाहता है कि मैं क्या करूं. ये एक क्रिएटिव इंसान को सोचना चाहिए, उसे वही करना चाहिए जैसे हमारी 3 इडियट्स में मैसेज है. डोंट चेस सक्सेस, चेस एक्सीलेंस. सक्सेस पीछे पीछे आएगा, आप अपना काम करो. तो ये जो ओवर आई थिंक अटेंशन टू फिगर्स इज वेरी हार्मफुल टू क्रिएटिविटी. आई रियली फील दैट. और हमारी कंपनी में कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि 100 करोड़ 200 300 करोड़. और मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ, आमिर से अभी मेरी मुलाकात हैदराबाद, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीके में रेंट्रैक जो है वो यूज होगा हिंदुस्तान में, और आप जहां भी होंगे, वो फिल्म ने 2 रुपए बनाए हैं या 1 रुपए बनाए या 10 रुपए बनाए हैं, वो सबके सामने फिगर होगा, कोई फजिंग नहीं होगा. कंफर्म है हमारी फिल्म के लिए, हमने कंफर्म कर दिया है, बाकी लोग भी कंफर्म कर देंगे. ठीक, मतलब हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा. और जब हम पीके बनाते हैं या हम 3 इडियट्स बनाते हैं, ये आर्ट की बात कर रहे थे, 3 इडियट्स में पहला पोस्टर ये था कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही. वहां हमने आमिर खान तो नहीं सामने दिखाया, क्योंकि वो फिल्म 3 इडियट्स के बारे में थी. पीके जो है वो पीके के बारे में, इसलिए हम आमिर को पेश करें जो फर्स्ट में. बट इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, लेट मी जस्ट टेल यू, आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली, that I think it's high time, like Amir said, that people made. Well, you know, that's something, वो एक चीज है जो हम लोग बहुत सालों से इसका सामना कर रहे हैं. पता नहीं क्यों जो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो हम लोग एक यूनिट बन के नहीं अभी तक काम कर पाए, और ये दुख की बात है. आई होप के नियर फ्यूचर में हम ऐसा कर पाए, क्योंकि हर फील्ड में देखिए, आप लेबर एसोसिएशंस होते हैं, आप जितने भी फील्ड्स में, प्रेस का भी होगा, प्रेस एसोसिएशन होगा, तो एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ मिलकर सबके लिए सोचे, इसमें सबका फायदा होता है. ये पता नहीं क्यों हम लोग सालों साल से, पिछले, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ये मैं हमेशा, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो. वो एक टेम्पररी स्टेज था, और आई थिंक कि इट हैज टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. You have to feel, you know, I think साउथ में काफी यूनिटी है प्रोड्यूसर्स की, मैं सुनता हूँ ऐसा, तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में. आई हियर दैट द प्रोड्यूसर्स आर वेरी यूनाइटेड, एंड दैट्स लवली टू हियर. जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि वो आइडिया कहाँ हमें पहुंचाती है. डेफिनेटली एक आइडिया तो है, पर टू अर्ली टू अनाउंस एंड से कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं. You know, my take on this is that one of the most important things that we need to do if we want the incidence of rape to come down is a very high rate of conviction. Right now, as the way things are, the rate of conviction is so low. The process of justice takes so long. It is all the, the dice is loaded against the woman. So whether it's dealing with the police, whether it's dealing with the health services, whether it's dealing with the justice system, the dice is loaded against the woman. I'm coming to that. So I'm saying that the first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast-track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about, security of women, we're talking of security for children. We have to give it top priority. And I think that when conviction is certain and swift. So I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months. Then things will change. And that is what we need to really do. Yes, CCTV cameras will help. Yes, security guards will help. All of that will help. So one of the big things we need to do is conviction should be certain and swift. And at the same time, we have to work on the mindset of people and on how we think. But that's a longer process. But while that is happening, conviction has to be certain and swift. So the person knows he can't get away with it. And that is a big change. I'll give you an example. When we were researching for Satyamev Jayate, and this is one of the topics we handled in season 2, fighting rape. One of the people we spoke to is a very well-known lawyer. And she said that after the Nirbhaya case, she traveled in the US. And she met her colleagues over there, in the US, other lawyers and judges. And she was telling them that, in this case in India, in the Nirbhaya case, all of India rose up on this incident. Everyone in the country was down on the streets. In America,
couple of weeks back, around the same time, there was a girl who was gang raped in some college or something. And nobody protested, nobody came out of the streets, nobody really bothered. She was telling her colleagues in America. And the American lawyers gave her an answer, which is very important. They said, in America, we don't need to come out on the streets because our justice system works. Those boys you're talking about, the incidents you're referring to, they've already been convicted, they're already in jail. And they will be in jail for some 120 years or something. In America, they have convictions which go beyond even 30 years. Because they consider that what you have done is so wrong that it deserves these many years. You may live that long or not, but you're going to be in jail for these many years. That is the conviction they're giving you. Whether you survive 150 years or not, that's your punishment. That's how heinous a crime you've done. So I'm saying that until conviction is swift and certain, that is the bottom line. Until then, things are not going to change. And that is what we really should be concentrating on as a society. Amir could not have put it in a better way. Something that's very sad to know that even after 2 years of the Nirbhaya incident happening, the city faces another such incident. And even before this, like not just in Delhi, in other places, and the cases that we mentioned in Bangalore schools came up. So what I think is that what he's saying about the conviction being fast, so that people fear that, if I do something, I will be held responsible. There's no doubt that I can get away with it or time lagega ya jo bhi hai. There's no space given for that. I think till that doesn't happen, we won't see a very, very visible change. I mean, it's really unfortunate what happened in Delhi. I think it's extremely unfortunate. And each time I read about something like this, my heart bleeds. It's really, really sad. Yeah, I think it's very important कि as civil society हम लोगों को जितना हो सके we have to appeal to the people in power जो एक फर्क ला सकते हैं, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो पॉलिसीज में हो. तो हमारी कोशिश रहती है सत्य में जयते में कि जब हम कोई भी एपिसोड करें जो हमारे सामने रिसर्च आए, वो हम शेयर करें एडमिनिस्ट्रेशन से, जो लोगों को हमने चुना है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, उनके सामने हम ये सारे प्रस्ताव रखें ताकि हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको और अपील करें कि वो सही कदम उठाएं. और कई चीजें हुई हैं और हमें बड़ी खुशी है. जब हमने फाइटिंग रेप का एपिसोड हमने किया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान में कोई एक तरीका नहीं होता जांच करने का. जब कोई महिला आती है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, तो कोई एक तरीका नहीं है. आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाएं, अलग हॉस्पिटल में जाएं, एक ही शहर में वो अलग अलग तरीके से करेंगे. तो हमने जब ये शो पे बात रखी और हमने फिर तो इसके बाद भारत सरकार ने एक तरीका डाला है, एक फॉर्मेट है जिसमें कि चेकिंग होती है. ये इसमें डॉक्टरों के लिए भी आसानी हो जाती है. दे हैव टू फॉलो दैट फॉर्म. तो कई चीजें हुई हैं. वी ऑलवेज डू दैट. वी ट्राई एंड इंटरैक्ट विद पीपल इन पावर, वेदर इज एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि हम उनको अपील करें, हम उनको हेल्प करें. वी टेक पार्ट. कानून तो कई अच्छे कानून हैं. आई थिंक इवन द लॉ ऑन protection for children is very strong right now. Against sexual assault against women is very strong right now. तो ये कानून तो सही है जब तक, लेकिन ये कानून का जो पालन, actually the execution of this, the fact that the police follows and the judiciary follows this to the T, and I think that when cases get over quickly and fast, that will be the big change. पीके में भी बहुत ही एक अहम और हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीके में भी एक बहुत ही गहरा मैसेज है, बहुत ही अहम मैसेज है. वो क्या मैसेज है हम अभी तो नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं कि आप फिल्म में देखें. नहीं, वो मैसेज ऐसे पीके का मैसेज है कि आप पीके देखिए. ये बहुत क्लियर मैसेज हम आपको दे रहे हैं और ये मैसेज देने हम हैदराबाद में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है. प्लीज ये सबको बता पीके मत देखिए, लेकिन पीके देखिए. ये मैसेज बहुत ही क्रिटिकल है भाई साहब. पूरा उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा उन्हें. बताई दो यार. बताई तो रही हूँ. मैं बताता हूँ क्या कहा. मैं भी था वहां पे. उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनको 3 इडियट से ज्यादा बेहतर लगी. है ना, राइट? और मैं भी एक बात बता देता हूँ जो मुझे पता है. उन्होंने ये भी कहा कि ये इनकी वर्ल्ड कप विन है. वो भी आप देख लीजिएगा. ऐसे टुकुर टुकुर का देगा तो. हाँ, अरे हम पीके हो, पीके पहुंचाना नहीं काम का. सिंपल रखा है ताकि लोग समझ पाए. हमने एकदम गाड़ी और गाग भोजपुरी नहीं रखी है. वी वांटेड अ भोजपुरी जो
देश भर में लोग समझ पाए, बट दैट फ्लेवर इज देयर। फेस किया। आपको लगता है कि वो मुझसे शॉर्ट नहीं है? We can see in the poster. देखिए, who is taller? Tell me. हाँ? No, of course she is taller. अरे क्या कह रही हैं? आप पोस्टर में देखिए पीछे। अरे पोस्टर में देखने से क्या है? ओहो, देखो कितना टॉलर हूँ मैं। No, हेलमेट लगाने के बाद भी you are looking shorter than her. अब उसके बाद पैर काटने पड़ते हैं इनके, so that's not correct. They thought they should treat me nicely in the film, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया. But I think it's very cute actually, and I don't believe in what you're saying कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. There should be nothing fixed. If it I always look up to my women. Well, that I'm not so sure about. That I'm also not sure. We always look up. That I'm sure about. See, there are two kinds of music which films usually have. One is which is kind of very connected with the film, which links the film, takes the story forward, and that's the kind of music we've always chosen to do. Otherwise, you just cut away with a lovely piece of song, but it's not really connected with the film. So this music is also like that. All the songs you hear are completely connected with the film. The song, the music, the lyrics, all the songs if you've heard on the CD are connected with the film. And songs like this, you enjoy much more in the film once you've seen the film. as anything. It's a way to express love. So this kind of Kiss of Love campaign happened in a lot of cities. Now come such campaigns. Actually, I've always been very public in my affection to, for example, with Kiranji. Whenever I'm with her, I'm holding her hands. We sometimes kiss in public. I think I can understand why some people are averse to it. I can understand why some people are against it. But I think you can voice your opinion. I don't think you should take to violence. We must understand that we are in a democracy. And if some people feel that public display of affection is all right, then they should do that. Some people feel it's not all right, they should not do that. It's each individual to his own. But violence should not be resorted to. You can't start hitting someone for this reason. You can't start attacking someone for this reason. That is very unfortunate. If I don't like something, I don't do it. If someone likes it, he is doing it. This is a free country, this is a free democracy. So we should also learn to be a little more tolerant in these things. Physical violence for something like this is very unfortunate, I feel. Very comfortable displaying affection to my wife, to my children, to my family, to my mother. I'm very comfortable displaying my affection to them. Showing affection and love to each other than hitting each other, which is considered completely all right. It's totally okay to slap someone or hit someone, and people will just look and say chalo chalta hai, and इनका कोई झगड़ा होगा and आगे चले जाते हैं. But if you show affection or you show love, then people cringe and this whole moral judgment is passed, and I'm completely against moralistic judgments. So I agree with what he's saying, and I hope we get to see more love and just see people around us happy and in love, and whether it's with your partners or it's with your family, your children. Like Amir said, actually, I never sit and think that ऐसा कुछ role होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए, because really it's not in your hands. You just choose the films that that are offered to you. You just choose the best out of that, and then you try and do something different, and try and do some different role. So I think this year, hopefully, that's been my attempt. The coming year after PK onwards, actually, you'll get to see me in some different roles, and apart from the chirpy-ness. I don't think you have seen it. I saw it. It's called NH10. It's very different. What is it? Outstanding. NH10. When you will see that, you will not believe that it's the same Anushka that's in PK. So that's really my compliment to her. I've more or less shifted to India. I still go and teach in the US for a semester, but most of my time I spend here. And as Raju earlier said, these films come from memories, and they come from outrage, and they come from whatever you felt deeply, not only immediately, but for years and years. So I think it's an amalgamation of all of that. So it's never been any trouble being connected at all. Raju comes up with these things, and if I don't fall on the street and roll, he doesn't keep it in the movie. My character is supposed to be unaware of the humor of the situation. And it has been the toughest task for me in the case of PK, where I'm supposed to keep a straight face. In fact, I should be, concerned about something else when something really funny is happening around me. So it's been really tough.
And I think to end this, I'd like to say that जो फिल्म हमने बनाई है, मुझे लगता है कि हम सबके दिल के बहुत करीब है, और जो हम बनाने चले थे, हमें लगता है कि जब हम फिल्म देखते हैं, 2-3 दिन पहले हमने फिल्म देखी, कंप्लीट फिल्म, हमें लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए, और हमें उम्मीद है कि सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Now that we have the superstars, the super celebrities on stage, I think this is one of those very rare moments where we come together. But यहाँ पर we are here to unveil, we're talking about radio. Coincidentally, sir, I'm a radio jock, so I'm looking forward to the movie as well. But as a game, we need to unveil the game right now, the PK launch that's happening, the launch game. So we're gonna bring a special app that comes here, okay, and we'll have you take a photo with the app right here. So this is what we got right here for you all. We request you all to quickly stand together and unveil this for a quick photo op. A huge round of applause for the PK game. Alright, a round of applause for them and the launch that happens right here. We've been waiting for this quite some time. This has finally happened right here. It's quite an action-packed game, and if you're thinking that if this is just a preview to what's going to happen. So it's a great game, yeah. I really want to congratulate your team. Well done, well done. And did anybody recognize Raju and me with the lathi behind? so I can download this on my phone and start playing. From where do I get it? The game is available currently live on all stores. So if you have an iOS or an Android phone, you can download the game by going, or even a Windows phone as well. You can go to the stores. You can go to the Google Play Store. Market The marketplace. Yes. You can go to Google Play. You can go to the App Store, and you can go to the Windows Phone Store and download the game. I'd also like Anushka to share a few thoughts on the game. Is there something that you'd like to share? We saw you in a very different avatar even in the game, so. I won. Woohoo! Yeah, I'm actually quite happy. I'm looking like myself only in that avatar. I thought I looked like one completely off, but I think it looks really cute. And it's a lot of fun. I got hooked. Like, I mean, if you didn't ask me to stop playing, I wouldn't have stopped playing, because I love competing. रियल लाइफ में मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ. मुझे क्विज पसंद है, तो मैं क्विज क्रॉस एक गेम है वो मैं खेलता हूँ, और भी चेस खेलता हूँ. मैं फोन पे ऑनलाइन पे चेस खेलता हूँ. I used to actually, I don't play too much, but now I'll start playing this one. I mean, imagine like having an avatar that looks like you. I think it's like super cool. So I think it's going to really satisfy my ego. So I'll definitely be playing this one. मैं सवाल आपसे है कि फिल्म में आप पूरा भागते हुए दिखाई दे, ट्रेलर में, गाने में, हर जगह, गेम में भी आप भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो याद हो कि आपको भागना पड़ा हो किस चीज़ से बच के या बचा कर? लाइफ में तो नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई अभी तक जब मुझे भागना पड़ा. आई होप कि ना आए आगे भी. वहीं आपने जो शहरों में जाकर इसका प्रमोशन किया अपनी फिल्म पीके का, जो कि काफ़ी बढ़िया अभी तक रिस्पांस मिल रहा है जनता का, तो किस तरह से उम्मीदें हैं 19 दिसंबर को? उम्मीद तो हमें बहुत है. हमने बड़े प्यार से, बड़े जोश से ये फिल्म बनाई है, और हमारी उम्मीद ये है कि ये आपके दिल तक पहुँचे, सभी के दिलों तक पहुँचे, और उनके जज्बातों तक हम पहुँच पाएँ, हर इंसान को छू पाएँ. हमारी ये उम्मीद है. तो टेनिस आप परसू करना चाहते थे, लेकिन कहा आपने हमारे शो में कहा था कि तब आपके डैड ने आपको मना कर दिया. हाँ, मुझे बड़ा शौक था टेनिस का, और एक वक्त में मैं बहुत टेनिस खेलता था. और फिर अब्बाजान जो है मेरे फादर, उन्होंने
सोचा कि ये पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा है, तो टेनिस बंद करवा दिया मेरा। उससे पढ़ाई में कोई फ़ायदा हुआ नहीं, टेनिस बंद हो गया मेरा। और वो एक्सपीरियंस जो आप वहाँ खेल रहे थे, बड़ा मज़ा आया। आप सोचिए फेडरर का मैं पार्टनर हूँ, सामने जोकोविच है और जोकोविच मुझे सर्व कर रहा है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मतलब ड्रीम कम ट्रू। मैं दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, जो मेरी सर्विस थी वो नेट में जा रही थी बार बार, तो फिर अल्टीमेटली जोकोविच ने एक तरफ से नेट को नीचे किया और फेडरर ने एक तरफ से नेट को नीचे किया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ? वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 मुझे मदद कर रहे हैं गेम में। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही यादगार दिन रहा मेरे लिए, और ख़ास तौर से आज़ाद के लिए, क्योंकि आज़ाद बहुत बड़ा फ़ैन है फेडरर का, जोकोविच का, नडाल का। वो टीवी पे देखता है और उनको कॉपी करता है। तो मैं घर पे खेलता हूँ टेनिस आज़ाद के साथ, तो पूरा वो बाकायदा बैंड वैंड लगा के आता है और पूछता है मैं कौन हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि फेडरर बोलूँ कि नडाल बोलूँ। मैं बोलता हूँ नडाल, नो आई एम फेडरर। तो ही वॉज थ्रिल्ड टू मीट फेडरर। पिछली फिल्मों को भी देखें और अभी की तो पीके के लिए आपने पोस्टर्स पहले बाहर आए हमारे सामने, फिर टीज़र, और अब जो प्रमोशन के लिए आप जा रहे हैं वो छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं या वैसी जगह जहाँ पे अमूमन लोग देर से पहुँचते हैं या बाद में जाते हैं? इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी? दरअसल हमने जो हमारा प्रमोशन शुरू किया बिहार से, यूपी से, पटना गए, बनारस गए, और उसकी ख़ास वजह यह है कि मेरा जो किरदार है वो फिल्म में भोजपुरी बोलता है। पूरी फिल्म में ये भोजपुरी बोलता है किरदार। तो हमें लगा कि उस इलाके जहाँ की ज़बान है, जहाँ की बोली है भोजपुरी, वहाँ से हम अपना प्रमोशन शुरू करना चाहेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया। हमारी हम चाहते हैं कि हम हर जगह जा पाएँ, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता। तो वो अहमदाबाद गए, उसके बाद हम लोग रायपुर गए और अब कल हम जयपुर जा रहे हैं। सुन रहे थे तो जो 3 इडियट्स में आपने वो बारिश का गाना पिक्चराइज किया था, कुछ वैसी ही फील मुझे इस पीके के भी एक गाने में थोड़ी सी धुन में कह लें या थोड़े से पिक्चराइजेशन में कर लें, वैसे ही लग रही थी। तो क्या आपने ये जानबूझ के रखा है या आप इसे नया भी कर सकते थे लेकिन आपने वैसा ही किया है? नहीं, आप गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अलग है। आप जुबिडीबी का मेंशन कर रहे हैं और लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ धुनें होती हैं जो थोड़ी सी पिछले वक्त की याद दिलाती है। वो शांतनु के जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो उसमें मेलोडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने पहले सुना हुआ होगा, मगर वो मेलोडी कंप्लीटली अलग है। एक्चुअली हम तो चाहेंगे कि जो हमारे जितने दोस्त हैं इंडस्ट्री के, हमारे कलीग्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको हम न्योता दें, बुलाएं। तो हम जल्द ही वो स्क्रीनिंग रखने वाले हैं सभी के लिए। वेल, जजिंग बाय द एज ग्रुप्स, आज़ाद was 3, Azad is 3, Ira is 16, my wife is around, I don't want to tell her age, she'll kill me. She's 40. And Ammi is 80 years old. So it covers the whole range of age groups. So I was really thrilled that they liked the film. It's very important to me what my family feels about my work. And all of them felt, Ammi told me, this is your finest work. Kiran said the same thing. Ira is really loved the film. She also feels it's my best film. Azad also feels it's my best film, but he has only one film to compare with. That's Dhoom 3. आप जो कह रही है मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि रिलीज से पहले बड़ा टेंशन होता है हम लोगों को, ख़ास तौर से मुझे। और मैं एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि तालियाँ बज रही हैं हॉल में, सीटी वीटी बज रही है, और फिर अगले पल मुझे लगता है कि ऐसे तो नहीं कि 19 को हमारी फिल्म लगेगी और शायद लोग मसरूफ़ होंगे और काम में, भूल जाएंगे, थिएटर खाली होगा। तो दोनों चीज़ें, एक ये ख्याल आता है, एक वो ख्याल आता है। तो आपने जो कहा उससे मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिला है। यार आमिर जी जी दिलीप कुमार आपके बहुत दिल के करीब रहे हैं जी। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और उनकी पत्रकार? हाँ, यूसुफ साहब पत्रकार थे? नहीं, या मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। ठीक है, उनकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनकी कई फिल्में हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, एक उनकी फिल्म आई थी राम और शाम, और सगीना मातो, लीडर, कोहिनूर, आज़ाद, नया दौर, बहुत सारी फिल्में मुझे उनकी पसंद है। उनका काम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब।
a lot of celebs who have, you know, cut down on their fees because of their films not working well at the box office. So what's your take on that? I would actually love if you all could reply me on this. Cut down on the fees? Yeah. Because the films are not doing well. Yeah. So do you think it's the right move that they are taking? I have no idea. How can I comment about other people's fees? No, but do you think that it's right on their part of, you know, cutting down on their fees because of their films not working well at the box office? मैं कैसे बोल सकता हूँ ये किसी और के बारे में मैं कैसे कमेंट करूँ मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ हाँ, मैं एक्चुअली फीस लेता नहीं हूँ किसी फिल्म के लिए आई डोंट टेक एनी फीस जब फिल्म कमाती है तो उसका मैं प्रॉफिट्स में से मुझे कुछ मिलता है तो मेरी कोई फीस ही नहीं है अगर फिल्म ज़्यादा चलेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे कम चलेगी मुझे नहीं मिलेंगे मैं फीस लेता ही नहीं हूँ The man with the sense of humor. बहुत ज्यादा लेते हैं बहुत ओवरपेड हैं और फिल्म बनाने के लिए कुछ बचता नहीं है उनसे आप कहिए कि भैया फिल्म बनाने के लिए थोड़े पैसे छोड़ दीजिए तो अच्छी फिल्म बनेगी सर ये पूरे सबको एक मेरी तरफ से जनरल मैसेज आप मैं आता बहुत कम हूँ बाहर आज आ गया हूँ तो आपको बोल देता हूँ सबको आप बता दीजिए कि अगर अच्छा सिनेमा बनाना है तो भाई अपने फार्म हाउस ये बड़ी गाड़ी जहाँ जहाँ माल ले जा रहे हो उसको कम करो थोड़ा फिल्मों पे इन्वेस्ट करो ताकि अच्छी फिल्में बने हमने 5 साल लगाए हैं राजकुमार हिरानी जितने सक्सेसफुल डायरेक्टर है इंडिया के नंबर 1 तो है ना तो अभी इनको 5 फिल्म साल में बनानी चाहिए मेरे को लाठी लेके भैया जाओ कमाओ जल्दी लाओ पैसे 5 साल में एक फिल्म बनाई है 5 साल लिखा है ये फिल्म को और आमिर खान ने एक धेला नहीं लिया है और ये शराफत से बोल रहा है जितने पैसे हम फिल्म में लगाएंगे उतने हम लगाएंगे हमको सोचना नहीं पड़ता है कि आज राजस्थान जा रहे हैं बेल्जियम जा रहे हैं ट्रेन्स ला रहे हैं जो भी ला रहे हैं तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आज मेरे को मौका मिला है माइक मैंने छीन लिया है तो सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया अच्छा सिनेमा बनाइए 100 क्लब 200 क्लब 400 करोड़ क्लब में जाने की जरूरत नहीं है एक गुड फिल्म क्लब बनाइए और उसमें आप सब ज्वाइन हो जाइए बस राइट नाउ आई हैव नॉट साइंड एनी फिल्म सो आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट तो अब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ जब मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट लगेगी मैं आजकल आई एम एंजॉइंग गोइंग वेरी हैवी इन माय वर्कआउट्स आई एम गोइंग वेरी हैवी आई एम जस्ट समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग या दैट्स लॉन्ग बैक वी बॉट द राइट्स you see that's a film that I want to direct so I feel that right now I'm so engrossed and lost in my acting so in fact I told the writer that I said I'm taking the rights now but I won't be making it now once I'm ready to direct after a few years then I'll make it मुझे याद नहीं है शायद किसी को याद नहीं पिछले 7-8 सालों में आपकी कौन सी फिल्म जो है वो नहीं चली ये बताइए कि बॉक्स ऑफिस पे जब फिल्म आ रही होती है आमिर खान की तो हर किसी को ये लगता है और इस बात का पूरा यकीन होता है कि फिल्म हिट होके ही रहेगी आप नर्वस क्यों होते हैं मैं नर्वस इसलिए होता हूं कि हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जो हम बनाने चले हैं सबसे पहले तो मुझे नर्वसनेस होती है कि हम क्या जो हम बनाने चले थे वो हम बना पाए हैं या नहीं फिल्म मेकिंग एक मुश्किल काम है तो आज जब मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई राजू के जहन में जो विजन था जो अभिजात और राजू ने कहानी लिखी थी वो हम बना पाए हैं मुझे बड़ी खुशी होती है ये कह के आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म अब देखना ये कि ऑडियंस को कैसे लगती है और वो हम कभी जज नहीं कर पाते हैं उसका हम अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाते तो ये फिक्र होती है कि यार जो हमने इतने प्यार से बनाया इतने जोश से बनाया और जो हमारे दिल के इतने करीब है क्या वो लोगों को भी पसंद आएगा उतना ही पसंद आएगा ये फिक्र रहती है इसलिए नर्वसनेस है एक्साइटमेंट है इसको आप जो कह लें दोनों का मिक्स है आपने भी खेल की बात की आपने लॉन टेनिस खेला और अब अगली फिल्म जिसकी बात अभी मेरी जो कोलीग हैं वो कर रही थी कि दंगल एक फिल्म आ रही है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं ऐसा अभी उसकी स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको लेके चर्चाएं काफ़ी हैं कि यू आर गोइंग टू प्ले अ रेसलर अभी क्या है मैंने अभी तक कोई फिल्म साइन की नहीं है जब मैं करूंगा तो बता दूंगा कौन सी की मैं आजकल बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ तो अभी मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की Next time we had you pick up the radio. What do you think is the next product that you would relate to as what's the next thing coming on to as a product? What is the next product coming? Yeah. What is the thing that you would associate to as a product at Ullas Digital? I am not a very product person here. मैं बहुत कम यूज करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह डरता हूँ मैं उनसे मुझे डीवीडी प्लेयर चलाना नहीं आता मेरे बच्चे चला के देते हैं मुझे फ़ोन अभी बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा है लैपटॉप से एलर्जी है मुझे तो बहुत मैं प्रोडक्ट्स की तरफ मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं
कोई चेस प्रोग्राम है आपके पास, और वो जो यू प्ले अगेंस्ट द कंप्यूटर चेस? Absolutely, I think that's the next thing that we हाँ, तो वो बनाओ ना, चेस का मुझे शौक है। Totally. आमिर, आपके भाई फैजल खान ने इच्छा जाहिर की है कि वो आपके साथ फिल्म आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने पीके देख ली है। कल मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि फिल्म पीके ब्लॉकबस्टर होने वाली है और वो डायरेक्ट करना चाहते हैं आपको इन फ्यूचर में। तो उनकी बड़ी खुशी होगी मुझे अगर फैसल मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छी सी कहानी लिखकर मेरे लिए लाएं। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आमिर खान ने कुछ बनारसी साड़ी गिफ्ट की थी आपको, तो हम जानना चाहेंगे आपको कि कैसी लगी वो साड़ी। एक तो वो साड़ी गुम गई। अरे ओ, मैंने इतने प्यार से साड़ी ली, मैंने देखी नहीं। मोबाइल पे मैंने फोटो दिखाई उसको अभी कि कौन सी साड़ी थी। इतनी खूबसूरत साड़ी मैंने ली बनारसी। संदीप किधर गया? संदीप भाग गया वो। तो वो मुझे लगता है हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे, वो दिल्ली में कहीं छूट गई। संदीप, यू आर लुकिंग फॉर इट। वो मिलना है वो साड़ी। ऐसे मत करो यार, इतने प्यार से मैंने साड़ी ली उनके लिए, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। मैं तो ब्लाउज बनाने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ, हम चाहते थे कि पिंक कलर की शादी है, उसमें चेक्स वेक्स है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। हम चाहते थे कि कभी अनुष्का मीडिया के सामने वो साड़ी पहन के आए, लेकिन वो साड़ी तो मैं डेफिनेटली ऐसे आगे किसी इवेंट में मैं ऐसा करूँगी। ओके अनुष्का, एक आखिरी सवाल, रब ने बना दी जोड़ी, इस टाइटल से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप, कितना बिलीव करती हैं आप इस टाइटल से? मैं कितना मैं जब भी आप बोलते हैं रब ने बना दी जोड़ी, तो मेरे सामने आदित्य चोपड़ा, शाहरुख खान, इन सब की शक्लें मुझे याद आती हैं। मैं आपको आंसर देता हूं, मैं बड़ा बिलीव करता हूं, रब ने बना दी जोड़ी, रब ही बनाता है जोड़ी। जरूर रजनीकांत जी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूं और मेरे दिल से उनके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार और दुआएं उनके लिए। मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उनका जन्मदिन है और आई होप ही हैज़ अ वेरी वेरी हेल्दी एंड prosperous life. I hope he makes more films so that his fans can be excited every time. I mean, I come from Bangalore, so I know when his films used to release, उतने बड़े बड़े माले वहाँ पे लगाए जाते थे उनके होर्डिंग्स पे, so I know how huge he is. So yeah, just like to wish him a happy birthday. All is well. इन्होंने करेक्ट कहा, हम लोग सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, all is well. देखिए, जो एक्चुअली सर ने बोला, विनोद सर ने, मैं उसी में मानती हूँ कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छी फिल्में करनी है, मुझे ऐसी फिल्में करनी है जिससे देखकर बहुत साल बाद भी लोगों को याद रहे। जैसे आमिर की फिल्में सबको याद रहती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज याद रहती हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जिन लोगों के साथ काम करना है, अगर मैं उनके साथ काम कर पाऊँ तो मेरे दिल में मैं सक्सेसफुल होंगी। अब ये घोड़ी तो है नहीं, हम लोग इन रेस में भागेंगे, तो I don't believe in this race and this rat race actually and exactly, if you win you're still a rat and it's just acting, films is beyond all this, and all these numbers are actually not, it's just created and it's something that I mean I really don't want to fall under the pressures of. जो जीता वही सिकंदर फिल्म रिलीज हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है और जहां तक मेरा ख्याल है वो जब तक प्रोड्यूसर उसको, आई डोंट थिंक मंसूर ने या टाइटल एक्चुअली देना नहीं चाहिए था। आई डोंट नो किसने उनको दिया है, ये गलत बात है। तो बात गलत है, हम आपको बता रहे हैं, अब किसने किया, जिसने किया गलत किया है। मैं पता करता हूँ उसके बाद। मैं आपका बड़ा फैन हूँ एग्जैक्टली, तो मैं आपके लिए आया हूँ आज। तो मुझे पूछना था कि आपका जो पीके फिल्म आ रहा है अभी नया, आप हर फिल्म में नया लुक करते हो, तो आपका इसमें क्या, कौन सा मोमेंट है, कौन सा स्पेशल सीन है आपको जो पसंद है बहुत, इसमें करने को अच्छा लगा? कोई एक सीन तो मैं नहीं चूज कर पाऊंगा क्योंकि इतनी मतलब पूरी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन है और हर लम्हा इतना बेहतरीन है इस फिल्म में, तो बहुत मुश्किल है मेरा किसी एक लम्हा को सेलेक्ट करना। आई होप आप देखिए फिल्म, आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। हाँ, मैं न्यू ईयर पे मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ, भोजपुरी माँ इस साल हम
पंचगनी जाएगा, हमारा घर है वहाँ, छोटा सा हमारा घर है वहाँ जाएगा फैमिली के साथ और खूब एंजॉय करेगा। वेल, हम सब की तरफ से सारे दर्शकों को, आप सबको नए साल की, जो आने वाला नए साल है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। Ladies and gentlemen, a big round of applause for our super celebrity. So, does Amir Khan know that he looks different on the song? It's very interesting. You've got a wonderful life. You travel all over Europe, looking for a location, then you finally settle in Belgium. No, actually, that was my assistant Karan who traveled over. I wish I could have done that. He traveled 3,500 kilometers across Europe. I only land up only in Bruges, straight. Okay. How do you finally then decide that this is going to be? Does it happen through a process of films that he shot, your assistants have shot for you? Is it through a process of also watching that location? For example, Bruges is a well-known place because of the other film in Bruges. See, everything starts from the script. What does your script demand? So, in PK, Anushka is supposed to be studying in some country in Europe. And going by the scenes, what we needed was, as Karan mentioned, was a place which has got an old world charm. It's got those old cobble streets, a town square, and water canals. So the first stage is you start obviously hunting for locations on the internet. You kind of browse all over the places, and there are many countries who come in also. They have film commissions who provide you pictures. So the first elimination happens on that stage. So we kind of found a few countries, and that's when Karan went out on a journey. And so we actually almost had zeroed down on Italy, where we found water canals were in Venice. But what was happening there was that we didn't find all the locations in one place. Like the canals were in Venice, then the town square we wanted was in Verona, the mountains were somewhere else, and so we had to really travel hell of a lot for all those places. Till I saw the images from Bruges, and it just seemed like the right place where it had the canals, it had cobble streets, the town square, and everything that we wanted was in one place. And when we went and shot there, it was just fantastic. Even if I tell my people now, they all would jump up and they say, we all want to go back. Because nobody was really even traveling. We would get up in the morning, everybody had bicycles, and they would come on to location. Even Anushka, Sushant, all those people would cycle around, leave the bike wherever they want. In fact, Sanjeev lost a couple of bikes. He had to pay for it. And so that place has such an old world charm that for me, even watching this now, was a huge amount of nostalgia, and I just want to go back again. In fact, I will do it as soon as the film ends. I want to go back and now, without worrying about the shoot, stay there. So does that mean that your next film will also be Bruges or somewhere? God will be very happy if that happens. How does it feel as a filmmaker? You arrive in a location, because this is really the first time that you're shooting your past 3 films, hugely successful, but all shot here in India. And now, a sizable chunk, so to speak, going abroad. Was it another dimension to your experience? Was it easy to get people clear off the streets, or, just to make the whole thing happen as you had it in your head? Yeah, you're right. This is the first time I've shot outside. And that also, as I said, the script drives you to a place. So, since I've never shot, my initial worries were, okay, how will this whole process be? How will the visa happen? Which is the line production company will be shooting there with? Who are those people? Are they honest? Are they good people? Will I have trouble with them? Will I find the equipment? So obviously the first stage was visas, and we happened to bump into Pinky,
was there she is. And the moment I think Sanjeev called up the consulate, and she lined up in office, and she then introduced us to Carl and Edward, and they made the process of visas so easy for us. So we didn't really have to worry about how the unit would go, how the equipment would go. Then the next interesting thing happened was the line producers who were there. We were in fact talking to a couple of people, and then finally we ended up working with a company called Zar Films. And they turned out to be such fabulous people. So your biggest worry, as I said, okay, after locations, the next biggest thing is who are the people you are working with. And that's the choice we make even when we make films in India. I always say that work with a less talented man, it's okay, but he should be a good human being. That's primarily important because you're going to spend a huge amount of time working with that person. So these were such wonderful people. As you can see, they were singing, they were dancing with us. By the time we left, nobody wanted to leave. In fact, Anushka was saying, can't we shoot the rest of the film here? So we left happily, and in fact some of them landed after the film got over. Some of them came here to attend some weddings. Somebody from a crew got married here. So all in all, it was a wonderful experience. Yeah, Totally positive experience. Yeah. It's going to be one for the memory books. Yeah. Something you just said, good human being. And you've always portrayed shades of this, how good can a human being be? How does one start to really be a good human being, which you've also done and explored. It's a theme you seem to explore a lot, isn't it? Lagera Munna Bhai also did that. How to be a good human being. I mean, the 3 Idiots was also about just doing good. Yeah, you know what the question is. You know. I'm waiting for it. Is there another exploration about being a good human being in PK? I don't want the story. See, Abhijat is here. Abhijat, we write together. And I think somewhere deep down, I guess you guys are probably activists at heart. And so it's not a conscious effort to say, oh, we are going to make a film where we will preach people how should we be a good human being. But that's happened by and by. If you're talking about 3 Idiots, which is a film about colleges, education became an integral part of it. So similarly, in PK, yes, there is, in fact, tackling a big issue, a very big issue, which I think is very relevant to today's times. But we've done it in a way that it's entertaining. You always have to sugarcoat the message. If you don't sugarcoat the message, nobody's going to, walk to the theaters and watch your film. Nobody wants to be given a moral science lesson. Especially when you pay $200, $300 to buy a ticket, you don't walk in and say, oh, moral science? No. So you entertain them, and by, if you can, in a layer also say what you feel like. And these are things we strongly felt about. So that's the way we've been doing it all the time. Yeah, 3 back-to-back successes. The 2 Munna Bhai and then 3 Idiots. What's the pressure like in your mind? It's coming up now. PK is just there. Yeah, I need all those beers. I need all those beers. I need a bit more first. All those beers. God, I hope you got some more beers tonight apart from just that. Outside, okay. We're looking forward to the Belgian beers, but what's the pressure like? I think this is something we do to ourselves. If I go back and look at my first film, when I made the first film, I was under no pressure. I made the film, my friends saw it, my family saw it. I went home and slept. Friday morning I woke up at 2 in the afternoon when one of my assistants called up. He says, should we go to the theaters and see how people are reacting? And then it occurred to me, I think I should also go and see what the audience is thinking. It didn't matter to me at all. We were happy that we made a great film. But to be honest, after that, somewhere a pressure does, because you're investing larger amount of money in the film, you want the film to be liked. But what I can say that we've never bowed down to commercial pressures and say, okay, we're going to do something, probably, sell ourselves or sell our soul to make a film. We made what we believed in. Absolutely, till date we made what we believed in. But to be honest, yeah, the pressure is there. The only man who's not under pressure is this man who's sitting out there. He keeps telling me every day, yeah, we made a great film. And I said, okay, 19 December we'll know. It's a nice support to have. It's a nice support. It's good to know that you're somebody there relieving his pressure. But again, something interesting you just said about not bowing to commercial pressure.
That comes from what? It comes from in you. It comes with, of course, the wonderful team that you have. Does it come from an innate confidence? Does it come from a storyline? Does it come from knowing I've got a real good story which I'm going to tell, and the commercial success will follow? Does it come from that? You know, filmmaking is a process where, unlike anything, if you're looking at it as a commercial venture, first of all, I don't look at it like that, but if you still look at it as a commercial venture, possibly in any other business, you still might be able to judge, okay, I put in this kind of money, I will make this kind of money. In a film, you really can't judge what the other person is going to like, especially in a country like India, where you look at the literacy level from north to south, east to west, different kind of people, different kind of taste. So the path we've chosen, we say that, okay, here's a script we are writing, do we like it? Are we laughing while writing it? Are we getting emotionally choked while writing it? If we like it, let's go that path. Because if you try and judge, preempt what people are going to like, eventually you might end up making a film which they don't like, and even you don't like, because you did it for them. So if you do it for ourselves, then at least there's a couple of people around who like it. And because it's a very scary thing, you know. I'll tell you an incident while Munna Bhai MBBS was happening, my first film. A filmmaker came to me, I can't name him. He said, "What are you, have you gone mad? You're making a film with Sanjay Dutt, who's an action hero, and you're doing a film like this, which is like a feel-good kind of film, and you're making a film in a hospital? How can you make a film where your entire film is set in a hospital? How can you shoot all your songs in Bombay? You have to go to Switzerland, you have to go to Europe, Bruges, nobody said that time, but you have to go to Europe to shoot a song." So I got scared for a minute. I said, oh, but then you think, who made these rules? Possibly when these things happened for the first time, they were very unique in nature. Possibly when the first time somebody went to Europe, it was very unique in nature. Possibly when sometime you shot with an, you know, when you do things for the first time, they're unique in nature. But, so people make these rules which scare you. So I think the moment you discard those rules and say, oh, I'm going to make a film which I like. That's always been you, isn't it? I mean, people expected you to make a third sequel, a third part, in the series of Munna Bhai, but you have gone on record to say that you couldn't really work the script, so you possibly shelved it. So it basically it comes down to your core belief that the story is finally what matters. Yeah, I guess we are not in the rush to make 20 films in a lifetime or 50 films in a lifetime. As long as we can make a film which we enjoy, because that process has to be enjoyable. And fortunately, I work with a team where everybody thinks alike. Abhijat, Shantanu here, Swanand here, look at the kind of work they do. Nobody's in the race of doing 20 films. Yeah. I'm going to get you on stage in a couple of minutes. Just want to ask, therefore continue with this about the team. How much important is it to have a team with whom you feel so confident? That's the one part of the question. And doesn't working with the same team also sometimes take away the edginess from it? The big advantage of working with the same team is that you all know each other. The filmmaking is a process where, okay, say there's a story and I want to make the story. So you have to get everybody on the same page so that they see the film in the same way. When you give a script to a crew, all those 50 people can actually see the same script in a different way. So it takes a huge amount of effort to sit with the team and say, okay, this is the film I'm trying to make. This is what I think. So let's try this. But when you work with the same team, you become friends, you understand each other, it becomes like a family, and they understand your mind much faster than anybody else would. So it's so much easier to work with a team you've already worked with. And then if you want to bring that edginess in, you have to bend their arm and twist their leg, or you have to say they will understand the different direction you want to take. No, I have a team which bends my arm most of the time. So it's they don't let you edit. We were just sitting and talking, and Abhijat is still saying, do you think we can still change that one voiceover? We can still
add one scene, and it's, you know, It's now. my senses are like, tomorrow. They're knocking on the door. Yeah. Okay. 2 films with Sanjay Dutt. 2 films with 3 with him. Sanjay is also in this film. He's also in this film. Yeah. Okay. But as the central protagonist, without getting the story away, we saw the central protagonist always being Sanjay Dutt in the 2 Munna Bhai films. Amir Khan, central to 3 Idiots. Apparently, obviously, also central to this film. And now you brought Sanjay Dutt also into the equation. So, does it mean that your future projects will, does the story come about because you know you're going to be working with these actors? No, it works the other way around. It works the other way around. Actually, script is your Bible. The script drives everything. From the script emerges everything. And I think that's the way it should happen. You cannot say, okay, this is an actor, so let me write a story around it. Yeah. So you have a script and then you decide who's the actor. And it's a coincidence where the scripts we had, like first 2 films obviously Munna Bhai, so it's obviously Sanjay Dutt had to be there. And these 2 films were such that Amir was just the right person. Why does Sanjay have to be there? Okay, let me tell you an anecdote. When Munna Bhai I went through this whole casting thing it took me a year and a half to really cast. And I've sat with, I had 81 scenes in that film. I've sat with 81 scenes written on a piece of paper, and then I made columns. And on that columns I wrote the name of some, I can't name them, 7, 8 actors. And I would close my eyes for every scene. Okay, this is scene 1. I would run that scene with one actor in my head, another same scene with another actor in my head, and I would put a tick mark saying, okay, who would do this scene the best? I did that like sitting over 2 days with every scene, and then I totaled it. Sanjay, honestly speaking, Sanjay, I was the man who was not really on my radar. But when I really totaled it, seeing every scene with that man, Sanjay, that was like the tops. And it had to be nobody but Sanjay. Because Sanjay, if you look at him, he's got a tough exterior. So he looks like a goon, he looks like a bhai, which he is in the film. And he's got a soft interior. His drooping eyes, that soft smile makes him, so we used to call him the divine fool. You know, he truly represents the divine fool. You know, when we're shooting 3 Idiots, I take time to really hunt for my locations. I really take time. Okay, the basic locations stay the same if you're shooting in Bombay, Delhi. But when you go really out, I really spend time hunting for those locations. So when we wanted that one last place where Amir Khan would have gone and settled, it took me really long. We went from Sikkim to Leh to every place. And then we found that beautiful lake where Amir would go. And that film released, and I've been told that now you go there, tourism has gone up to an unbelievable stage, and they're saying Kashmir needs tourism, Leh, Ladakh don't need it. There are restaurants called Rancho restaurants, 3 restaurants. There are tours around it, and so I really can't say that, we are going to do that. But all I can say is I hope, because we've taken a huge amount of effort to find Bruges, and to me it's a very pretty place with lovely people, and I would like to go there all the time. My whole team wants to go there. They want to take a holiday after the film. So I assume with the amount of people who is going to see this film, we can do the same for Bruges. But I don't think really we need to do that for Bruges. Bruges is a place where all this thing will happen automatically. So it's a known fact that Amir Khan is turning 50 next year. And although a lot of young actors are coming, but it's still ruled by the Khans. So what keeps them going, even at this age and to be the lead? What is your experience like? I don't know whether I can answer that. What keeps him going? I have to check what vitamins he has. But I guess he's a man who is passionate about what he does. He lives his dreams. And when you're passionate about things, you're happy with what you're doing. And I think that happiness keeps you young, keeps you driven. So you look at the kind of work he's been doing, whether it's the kind of films he chooses, whether it's Satyamev Jayate, or they're all driven by desire, driven by dreams, driven by passion. So I guess that keeps him young. Question I'd like to ask you is, of course, since this is a press conference and a lot of people from the industry are going to watch
is in the news. Do you have a message for the producers and directors in Bollywood on if they are choosing to shoot in Bruges, whether, you know, I mean, how convenient it was for you, or how would you like to promote it to Bollywood right now, as in, you know, to the people who are looking forward to shooting it over there, shooting their forthcoming projects in Bruges? As I just said, when you're shooting abroad, the immediate things that bother you or not bother, but what bothers an executive producer, Sanjeev is here in IET. He'll be the right man to answer. But the immediate things that the logistics issues are, okay, how will I be able to take my people there? How will I take my equipment there? Will there be a crew to assist? Because you want to go with a minimum team, so will there be a crew who's film savvy? Will all the equipment be available? Will there be cameras there? Will there be stock available? So these are the questions that bother you. And Belgium is so well equipped with studios, equipment, great talent, and great human beings. I have such wonderful experience with those people. There was not a single, you know, otherwise there would be some tips with teams. Why are you spending so much? Where are your accounts? These are kind of things Sanjeev would face. But these were such wonderful people. There was no hassle. And the consulate here made it so easy for us to go there. We become friends and we get lovely beers. So I think for every producer, director, beers should be the basic motivation to go there. I have a question to Shantanu. I've been often watching some of your interviews at times now also. Total Recall. So I've loved your observations on music also. Today, if you listen to most of the music that's being churned out today in Bollywood, personally, my experience, I think out of 100 songs, I may like 2, 3 or 4. If I think of yesteryear music, probably out of 100, I may like easily maybe well above 50. And if you look at the shelf life of contemporary Bollywood music, they hardly have any shelf life. What do you think is the reason for this? This is right up my street. The reason for this is that every other form of music in India has collapsed. Bollywood music is like blotting paper. It has always taken the best of every genre of music which was ever, be it folk, be it ghazals, be it classical, everything. What has done is systematically we have killed everything. So we get to hear about a ghazal only when Jagdish Singh dies. Now, what really happens is that then Bollywood has nothing to take from. And when it has nothing to take from, it starts eating into itself. When it starts eating into itself, automatically the space of the songs becomes lesser in the films. So from a full song becomes a half song, from a half song becomes 2 lines, from 2 lines it becomes ringtones. And therefore, I think it's really a total, almost like a star collapse of system. I think what really has to happen, the non-film also needs to be tried. Every form of music cannot be left to just the market forces. There has to be a situation where, which is why I'm so fortunate that I heard all in the radio, where all kinds of music was played. I could choose what I liked or not liked, but it was always given to me. And I think once if we can understand the seriousness of what I'm saying, and we can at least have 1 hour in an FM radio dedicated to a non-film, our children will hear different kinds of music, the quality of films can be better. Thank you. The script of the films that we see, it's genius, it's brilliant. I love, we all love, I believe, the type of filmmaking you're doing. One of the things we don't see is the work that you do with the actors behind it. So I just want to know a little bit about your style of directing that we don't see. What works and how in pulling out the type of performances that you want from the actors? You encourage them to do a lot of improv, you encourage them, do you have a specific vision and just pull out what you want before, while you're discussing the characters with them? What is your style of direction in getting the performances that you want? See, with every actor you have to work differently. You cannot say that, okay, this is my style and you work according to this style. You have to see the strengths and weaknesses of every actor and make your path around that. Like if I have to work with Amir or Baman Irani for that matter, I know these are people who love a lot of rehearsals. So much before the shoot, we'll sit with them and do hell of a lot of rehearsals, which I also personally like because you're able to see how your actor is performing and you're able to do things around it. If some line is not working, you can change the line and work around it. If you're working, when I work with Sanjay Dutt is the guy, if I tell him
say, Sanju, we have rehearsed, he would just look at me and laugh. And so I realized that his strength is, on the set, give him 2 pages of dialogues, full pages, and he'll take 5 minutes to memorize it. He's an impromptu actor. If I take him to rehearsals, he'll get bored. So there's no real point actually forcing him to rehearse, then he'll lose all his spontaneity out there. Like Arshad Basi as an actor, I remember when working with Munna Bhai, I realized he never spoke the lines the way they were written on paper. He would take those lines and speak in a way where it becomes very spoken. So, first time I was shooting, I said, no Arshad, these are not the lines, you have to say it the way they are. So when he attempted to do that, he was losing the spark, there was no spark. So then I told him, actually do it the way you feel it. Then I had to sit like a hawk and be sure that whatever I want to say in that scene is still coming through in the way he's saying it. But he made it look real with his performance by doing that. So there's no one particular way where you can force an actor to work. You have to adapt to the strength of that actor and modify your methods of still getting out what you want. See what happened with Baman. Baman was, that was his first Hindi film. He used to do a lot of plays. And he's an English speaking actor. He used to do a lot of English plays. So, the first day of shoot, we had Baman Irani and Sunil Dutt, Sanju's father, who was coming after 16 years. So, all my attention actually went for Mr. Dutt. You know, he was, after seeing my first film, such a senior actor. But somewhere I think Baman got a little ignored on the shoot. Anyway, we canned the shoot. After the shoot, he asked me, how did it go? I said, Baman, it went well. But I thought you could have done a little better on that one particular. Baman used to laugh, if you remember. Baman used to have this character trait in MBBS where whenever he used to get nervous or scared or he was angry, whenever he used to get angry, to counter that, he used to laugh. And I thought, I told Baman, that could have been a little better. He didn't say anything. Next day morning, he came to my office and he said, I don't think I can do this film. I think you should take another actor. I said, what happened? He said, this is the first time I'm doing a Hindi film and I really can't speak Hindi so well. And if that's the way you're going to tell me that I did it so badly, I said, no, I didn't tell you that. I was upfront and frank. He said, I got so nervous. You can't imagine how nervous I was with acting with Sunil Dutt. So, you cast somebody else. So I told Baman to go and get up. We got up. I said, give me a Jadoo Ki Chappi, a magic hug, which is a concept in the film. So I said, I hugged him. I said, okay, now sit down. Let's sort your problem. What's your problem? He said, I'm very uncomfortable with the language. It takes me really time to mug it. So I said, okay, let's go to the location. So Baman in the film had a big speech which he gives to the medical students in the college. And I said, okay, we'll go there. And you do it the way you want to do it. You modify the way you want to. You feel comfortable with the space. You want to say it in English? Say it in English. I'll still rewrite it in a way that I'll have some Hindi lines which the audience will still get the essence of the scene. So he went there and he started doing things. He started saying what he wanted. And he said an amazing thing which has stayed with me. He said some lines where the lines in the film where Munna is a guy who's talking about that doctors should be compassionate. Doctors should love the patients. So Baman got up and he said, no, as a doctor I should not love my patients. I said, okay, go on, what he said. He said, no, as a doctor, if I love my patients, I will not be able to operate on them. If as a doctor I want to operate on my daughter, my hands will shake as a surgeon. So I should not be compassionate with my doctors, with my patients. So I said, Baman, this looks like a very strong point. It looks believable. But if you say this, then my hero, who's Sanjay Dutt, will collapse. I want to say that doctors should be, and the point is making the doctor should be compassionate. And you're making a very strong point, saying that they should not. So Baman looked at me and he said, that's your problem. He said, as a character, I in my head cannot think that I'm a villain. No person in his head can think that he's an antagonist. I have to have a viewpoint. As a dean of this place, I have to say that I am not compassionate because I should not be very close to the patients. I won't be able to operate on them. So you have to figure out how you do it. I said, okay, I'll figure out.
But then that stayed with me. Whenever we wrote after that, it stayed with us that nobody in the head thinks that he's a villain. So you have to give a point to your antagonist. So whether it was Boman Irani again in 3 Idiots, he had a point of view that life is a race, and if you don't really run fast, you will not succeed. So now as a hero, as a protagonist of the film, the main actor has to break that point of view. But you cannot say that everything is so black and white and dry. So Boman taught me that one day. But coming to the point that you work with an actor, you give him the space to bloom, to blossom, understand his problems, and so there's no fixed path as such. I think we're going to end it now. Yes, thank you very much for being here. Tell us the whole experience on PK and on the song has become such a big range. How did this song happen? As they say, behind every song there's a story. When you have these taglines which are catchy, how did this happen? Story itself is very interesting of Love is Waste of Time. I got a call from Raju on the 1st of April 2013. So 1st of April, I pick up my phone, it says Raju Hirani. I was surprised, I said, what is this, some prank or something? But it was Raju only. And Raju speaks to me for like 15-20 minutes asking about what is happening and kya kar raha hai tu, kaisa chal raha hai ye wo. And then he says, Acha, I asked obviously about PK, ki kaisa chal raha hai, and there was this, he was shooting with Sanjay Dutt, and I asked him about kya hai, and he said, no, we've done Sanjay Dutt's part, everything nice. And then after 15-20 minutes he says, Acha, there's a song we have to do in PK. So I was just wondering if you'd like to, write this song. So I said, Raju, this is the most ridiculous question ever asked. I mean, this is the biggest film and biggest director, biggest actor. You asked me, would you be interested? You want me to come right now to your office? He started laughing. He said, no, I'm going out on recce and I'll call you after 2 days. So I said, cool. If I don't get a call after 2 days, third day I'm going to call you. He said, yeah, do that. And that's what I did. I called him after 3 days. He was still out. So he said, I'm coming back after 2 more days. And then I got a call from Raju, and then I met and went and met him in Vinod Chopra's office. And he gave me a basic the premise of the film. He told me about the film and he told me about the situation. And this phrase, love is a waste of time, was a part of the script. So he had that line, love is a waste of time. And he was wondering how to elaborate on it. This is the premise and this is the thought of the song. But we're still, working on how to make it into a whole song. So Shantanu had made a very basic kind of a melody. So I got that melody, I took it back with me and I started working on it. I wrote about 5-6 various kinds of muklas. All of them were ending with love is a waste of time. And 2 days later when I met Raju, I showed them all the versions. And this particular version which is there in the film right now is the one all of them like. Raju, Abhijat was there and Shantanu was there. And they really liked that thing. And I sang the whole mukla to them and Raju said, मेरी लाइफ का ये सबसे फास्ट करने वाला गाना है. I had not expected that you will come up with something which we will like so much. So that's how it started. Initially, the whole song was about numbers. Initially, the mukla that I had written was the one that is अभी है तुझे तक 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 तकते रहना तेरी बक 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 सुनते रहना. I had written दिन में 200 बार पुकारा हौले हौले हमने नाम तुम्हारा 32 बार सामने सबके चुपके चुपके तुमको निहारा 12-12 घंटे जागते रहते ऊँगते रहते अब दिन सारा ठीक ही कहा था हमसे किसी ने हमारी समझ में आज ही आया लव इज वेस्ट ऑफ टाइम. रियली लव इट. फिर मुकरा बना अंतरा बना. आफ्टर अंतरा वी रियलाइज लाइक टू मच ऑफ नंबरिंग वाज हैपनिंग इन द सॉन्ग. सो everyone thought it might get boring, so we decided to just keep that to one antara. So it's only in one antara that we have पूरे 75 बार मेरा रुआ देखे and that those number things are there. So we changed the mukla into more general kind of a thing called तुझे तक तक देखते रहना तेरी बक बक सुनते रहना. So this is how this happened. The numbers with specific, was it better brief given me numbers on? No. The brief was only the only brief was that love is a waste of time.
The idea is कि love पे इतना कुछ हो चुका है, अब क्या love song बनाए. So I can't reveal the thing, but it is a part of the film where Amir says, yeah, love is a waste of time, but I still want to waste my time, you know. So how to define this waste of time was, okay, इतनी बार ये किया, इतनी बार ये किया, इतनी बार बाल बनाए, इतनी बार कपड़ा चेंज किया, तो मतलब basically you're not doing anything, you're just wasting time. So that was the idea. So what is Amir's input when he heard? I'm sure it's. Amir loved it very much, and the whole lingo of Amir Khan is like Bhojpuri in the film. So he liked it. He liked the song very much. And then you would like to know your past projects which have all been super hit. Past projects. My last song, which was a big hit, was a song from Khubsurat called Maa Ka Phone Aaya. So that was a very quirky kind of a song which did very well. There's another song in Khubsurat which I wrote, which is very close to my heart. It's called Preet. That's a sober and it's a nice, sad, romantic song. So that is it. Before that, there was the song called Main Talli Ho Gayi, which is still played in all the daru parties and all. So every time, even now, one of my friends who's partying, he'll call me, listen, tera gana baj raha hai. So that thing happens. Then another my favorite song, which is almost become like a cult song, is a song called Alvida from Life in a Metro. So that also, you know, still keeps playing on the radio. And so same with a song called Bas Ek Pal from the film Bas Ek Pal. In fact, I heard the song yesterday on the radio. So these are songs that. So what is the inspiration behind writing such super hit lyrics? To begin with, I'm sure it's always the inspiration when someone writes. Inspiration behind writing such super hit lyrics. To begin with, I'm sure it's always the inspiration when someone writes. Yeah, for film songs, no, for the film songs, for me, the inspiration has always been the director and the premise and the script of the film. So every song, like in PK, because Amir speaks in a Bhojpuri accent, so the song had to be a Bhojpuri-ish kind of a song, you know. So I purposely used those words which are not otherwise used, especially in Bombay and Delhi, you know. So like mirror hoga, so it has a Bihari kind of a touch. So the premise decides the lingo and the kind of lyrics will be there for the song, and the situation decides that. Like for Talli Ho Gayi was like a pub song. So and Talli word is one word that everyone uses, but no one had used that in a song. So we decided to use Talli, and it really worked.